जय हिंद साथियों। आज आपका टारगेट है मानव में पाचन तंत्र। साथियों, बोर्ड एग्जाम साइंस के पेपर में मानव पाचन तंत्र कई बार पूछा गया है, इसीलिए जो आज का आपका टारगेट मैं लेके आया हूं मानव पाचन तंत्र। वैसे तो दोस्तों मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज जो स्पेशल है वो मानव पाचन तंत्र है। अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो तो दोस्तों आपके 6 या 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप इस कदर पाचन को समझोगे कि जैसे कि दोस्तों कभी आप भूल ही नहीं सकते हो। तो आज की टारगेट के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और आज अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मानव में पाचन तंत्र। अब मैं आपसे बात करूं साथियों, मानव पाचन तंत्र एक बहुत ही अच्छी मशीन समझ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक सिस्टम अपना अपना कार्य कर रहा है। उसके बाद हमें ऊर्जा मिल रही है, भोजन से हमारा भोजन पाचन हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि साथियों पाचन क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे पाचन क्या होता है। पहले दोस्तों ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर पाचन क्या है। दोस्तों देखिए, जो हमारा भोजन होता है उसके बड़े बड़े अणुओं को क्या होता है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और ये एंजाइम की सहायता से जो हमारे भोजन के बड़े बड़े अणु हैं वो सरल अणुओं में तथा छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इसी को पाचन कहते हैं। क्या बताया, फिर से सुनिए दोस्तों। जब हम भोजन खाते हैं तो उन बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और एंजाइम की सहायता से उन अणुओं को सरल तथा छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। इसी को आप पाचन कहते हो। और दोस्तों इन सब अंगों में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जो आपको आया होगा कि जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं उनको क्या कर रहा है दोस्तों, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया एवं एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब साथियों देखिए, मैंने आपको बताया कि पाचन में जो अंग भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। अब दोस्तों जो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है वो आहार नली में होता है। क्या, आहार नली। आहार नली में दोस्तों 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और अपना टारगेट पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि आहार नली क्या होता है। क्या, आहार नली। तो देखिए दोस्तों, अब आप क्या देखोगे, आहार नली, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, आहार नली। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आहार नली आपकी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार से है, 6 प्रकार से है। नंबर 1 होता है दोस्तों यहां से मुख। अभी आपको इन सब आप सीखोगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं। पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए इसके नाम क्या क्या है, मुख। दूसरा होता है ग्रास नली। दूसरा क्या है दोस्तों, ग्रास नली। तीसरा है अमाशय, आमाशय। और चौथा है आपका छोटी आंत। 5वां है आपका बड़ी आंत। और दोस्तों लास्ट है आपका गुदा द्वार। यानी दोस्तों जो आपके शरीर में पाचन हो रहा है उनमें ये 6 मशीन कार्य करती हैं। जो भी आपका पाचन है, ये जो 6 मशीन समझ सकते हो, ये क्या, ये 6 मशीनें हैं जो आपके शरीर में पाचन का कार्य कर रही हैं। जैसे दोस्तों गाड़ी में कोई टायर बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पेट्रोल डलाता है, कोई खिड़की बनाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भोजन का अलग अलग तरीके से पाचन होगा यही 6 मशीन के द्वारा। जिनमें से दोस्तों अब आप पहले मशीन के बारे में पढ़ोगे, यानी पहले अपने पार्ट के बारे में पढ़ोगे जो आहार नली का है। उसमें क्या पढ़ोगे आप, मुख के बारे में। किसको पढ़ोगे दोस्तों, अब पहला पार्ट क्या आपका, मुख। अब दोस्तों जब भी आप खाना खाते हो तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आपके पेट में खाना जाता है। पहले आप अपने खाने को मुख में ले जाते हो। कहां पर ले जाते हो, मुख में। अब साथियों मुख में क्या होता है, मुख में दोस्तों क्या क्या हो सकता है, सोचिए। आप सोचिए आपके मुख में क्या क्या है जो खाने में मदद कर रहा है। अगर आपके पास जीभ ना हो तो क्या आप खाना खा पाओगे। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास दांत ना हो तो क्या आप खाना खा पाओगे। अब इन सब में दोस्तों एक और चीज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिसे आप लार कहते हो। क्या कहते हो, लार कहते हो। तो दोस्तों आप पहले तो मुख के बारे में कितनी चीजों का अध्ययन करोगे, 3 चीजों का। 3। नंबर 1 क्या है दोस्तों, नंबर 1 आपका आ जाता है दांत। और नंबर 2 दोस्तों जीभ। और नंबर 3 आपका है लार। नंबर 3 क्या है, लार। यानी दोस्तों दांत, जीभ, लार। दांत, जीभ, लार, ये 3 चीजें हैं। अब देखते हैं दोस्तों, दांत जो आपके होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताऊं, दांत आपके 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 3 4।
दांतों का काम क्या है दोस्तों, बेसिकली आप समझिए कि दांतों का काम क्या कर हो सकता है कि आप भोजन को खाते हो, चबाते हो, पीसते हो, भोजन को फाड़ते हो, पकड़ते हो, ये सब किससे कर रहे हो, ये सब आप अपने दांतों से कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पेट से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप जब भोजन मुख में रखते हो तो दांतों का काम क्या है दोस्तों, भोजन को पीसना, फाड़ना, काटना, ये सब किसका काम है, दांतों का। अब आखिर कौन से दांत भोजन को पीसते हैं, कौन से दांत भोजन को काटते हैं, ये सब सीखोगे। बस क्या करना है, वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्या कि जो आपके दांत हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। आपके दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक का नाम होता है दोस्तों कृंतक, एक होता है दोस्तों कृंतक, कृंतक दांत। एक होता है दोस्तों रत्नक, रत्नक दांत। एक होता है दोस्तों अग्रचवर्णक दांत। एक क्या होता है दोस्तों, अग्रचवर्णक दांत। और एक होता है चवर्णक दांत। क्या होता है, चवर्णक दांत। अब एक एक करके साथियों हम इनका कार्य देखते हैं। क्या, एक एक करके इनका कार्य देखते हैं। आप अपने आर्नडी का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, मुख। आपका भोजन मुख में गया। अब मुख में जो पहला काम कर रहे हैं अपना दांत कर रहे हैं, जो कि क्या बताते हैं दोस्तों, कृंतक दांत होता है आपके पास, रत्नक दांत, अग्रचवर्णक दांत और चवर्णक दांत। कृंतक का कार्य क्या होता है और दोस्तों अग्रचवर्णक का कार्य क्या होता है, सब देखते हो। इनका काम होता है दोस्तों भोजन को काटना। इसका कृंतक का मतलब कृंतक काटना, कृंतक मतलब काटना, ये समझ लीजिए। कृंतक का कार्य होता है भोजन को काटना। और दोस्तों जो रत्नक का कार्य होता है भोजन को फाड़ना। रत्नक का कार्य क्या है, भोजन को काटना। कृंतक का है काटना, रत्नक का है दोस्तों भोजन को फाड़ना। और इसको होता है दोस्तों अग्रचवर्णक, इसका होता है चबाना और पीसना। अग्रचवर्णक दांतों का काम क्या होता है, भोजन को चबाना तथा पीसना। और चवर्णक दांत का काम होता है भोजन को पीसना। चवर्णक दांत का कार्य क्या होता है, भोजन को पीसना। तो दोस्तों जो आपके पाचन तंत्र में मुख में जो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके अंग थे जिसे हम दांत कह रहे हैं, उन दांतों के बारे में आपने जाना कि जो कि आपके दांत हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला पढ़ा आपने कृंतक, दूसरा पढ़ा आपने रत्नक, तीसरा पढ़ा अग्रचवर्णक, चौथा पढ़ा चवर्णक। आपने देखा कि दोस्तों कृंतक है वो दोस्तों वो आपके भोजन को काट रहे हैं। फिर आपने देखा दोस्तों जो रत्नक है वो आपके भोजन को फाड़ रहे हैं, क्या करें, फाड़ने का काम कर रहे हैं। देन उसके बाद आप ये देखते हो कि जो आपके पास अग्रचवर्णक दांत हैं वो भोजन को पीसते हैं और क्या करते हैं, पीसते हैं तथा और क्या करते हैं बताइए, अभी बताया। और जो चवर्णक है उनका पीसना, इनका काम क्या होता है दोस्तों, पीसना और मसलना। ये मतलब सब कुछ इसी का कार्य है, भोजन को चबाना। अग्रचवर्णक का दांत मतलब अग्रचवर्णक जो मेन कार्य करते हैं कि भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं, और चवर्णक सिर्फ पीसते हैं। बस ये सिस्टम था आपके दांतों का, ठीक है। अब आपने दांतों के बारे में सीख लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे जीभ की। किसकी बात करेंगे, जीभ की। तो सपोज दैट मान लीजिए ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है। जीभ में दोस्तों स्वाद के अंकुर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्वाद का पता चल पाएगा। और दोस्तों जब भी आप कोई पदार्थ पीते हो या कोई चीज खाते हो, कोई वस्तु खाते हो, कुछ भी फल वगैरह आप कुछ भी खाते हो, टिक्की खाते होगी, समोसे भी खाते होगी, पिज्जा भी खाते होगी, बर्गर भी खाते होगी, जो कुछ भी खाते होगी। तो दोस्तों जब भी आप कोई ना कोई चीज खाते हो तो कभी आपको कड़वी लगती है, खट्टी लगती है, मीठी लगती है, नमकीन लगती है। अब आखिर ये हमें किस हिस्से पे महसूस हो रहा है, कभी सोचा है? जो आप चीजें वस्तुओं को खाते हो वो कभी खट्टी, मीठी, नमकीन, कड़वी लगती रहती है। आखिर ये चीज आपने सोचा है कि हमें किस हिस्से पर क्या लग रहा है? तो मैं आपको बताता हूं, वो देखिए दोस्तों। जो आपका आगे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर आपको मीठा लगता है, यहाँ पर कोई चीज कैसी लगती है, मीठी, यानी मीठा समझ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको चीज लगती है यहाँ पर जो लगती है नमकीन, नमकीन। यहाँ पर अगर कोई चीज आपको लगती है, अगर आप नमकीन खाते हो तो आपको इस हिस्से पर, जीभ पर लगता है नमकीन। ये एक ही बात है, दोनों नमकीन नमकीन, ये आपको पता। और जो यहाँ पर खाते हो, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई चीज लगती है खट्टा, कैसा लगता है यहाँ पर दोस्तों, खट्टा। यहाँ पर अगर आप कोई चीज खाते हो तो आपको खट्टा लगेगा। और देन जब दोस्तों आपके बीच में होता है, यहाँ पर होता है कड़वा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कड़वा। तो दोस्तों आज आपने ये देख लिया कि आपकी जीभ पर कौन से हिस्से पे आपको ये लग रहा है कोई जो चीज है वो किस प्रकार से वर्क करती है। आपने ये सब कुछ अच्छे से जाना कि आपके दांत का कार्य क्या है और जीभ का कार्य क्या है। अब दोस्तों लार, लार क्या होता है दोस्तों, हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती है जो लार को स्रावण करती हैं। क्या, हमारे मुख गुहा। जब मैं मुख गुहा की बात करूं तो इसका मतलब ये है मैं पूरे मुख की बात कर रहा हूं जिसमें दोस्तों दांत, जीभ, लार सब आते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं लार ग्रंथि के बारे में। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां होती है, क्या होती है हमारे मुख में, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां होती है जो लार का श्रावण करती है। श्रावण मतलब लार को निकालती है, श्रावण मतलब लार को निकालती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए अब मैं इनको साफ करता हूं। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं लार पे, किस पे, लार पे। अब मैं दोस्तों मुख में जो आपका मेन पार्ट है लार, उसके बारे में बात करता हूं। क्या,
दोस्तों जो आपका पार्ट क्या है, लार, मैंने आपको बताया दोस्तों जो आपका लार है उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। जो दोस्तों साथियों आपका लार है उसमें क्या क्या है वही तो देखना है। मैंने आपको ये बता दिया कि जो सिस्टम लार क्या है, उसमें दोस्तों आपकी मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, लार ग्रंथियां। आप ये समझ सकते हो आपकी मुख गुहा में क्या होती है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां होती हैं। और दोस्तों ये लार ग्रंथियां लार को श्रावण करती हैं। क्या, लार को श्रावण करती हैं। अब दोस्तों जो आपकी लार में जो ज्यादातर एंजाइम पाया जाता है वो टायलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, टायलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन एंजाइम। आपने देखा जो आपके मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं और एक प्रकार मतलब 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, ये मान लीजिए लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, जिन्हें अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। एक होती है अधोजिह्वा ग्रंथि और दूसरी होती है दोस्तों आपकी अधोहनु ग्रंथि और तीसरी उपकरण ग्रंथि। यानी उपकरण ग्रंथि होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है और अधोधेनु ग्रंथि होती है, जो सब दोस्तों लार ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये आएगा नहीं पूछने के लिए कि कौन कौन सी होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इन सब चीजों को सीखने के बाद अब हम डायरेक्ट बात करते हैं, आपने लार के बारे में सीख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी ग्रास नली पे। किसकी बात करते हैं, ग्रास नली। दूसरा पार्ट यानी ये था भोजन, ये था दोस्तों भोजन, ये भोजन था, ये क्या भोजन था। अब दोस्तों ये यहां से कहां पर पहुंच गया, ग्रास नली में। अब आपका भोजन कहां पर आ गया दोस्तों, ग्रास नली में। कहां पर आ गया, ग्रास नली में। अब देखिए ग्रास नली का कार्य, मैन दोस्तों इसका कार्य क्या है, आपके भोजन को, ग्रास नली का कार्य क्या है दोस्तों, आपके भोजन को, ग्रास नली का कार्य क्या है, ये रहा आपका भोजन, ये दोस्तों रहा आपका भोजन। ग्रास नली का कार्य क्या है दोस्तों, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना, मुख से अमाशय तक पहुंचाना, मुख से अमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का कार्य क्या है दोस्तों, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। अब दोस्तों ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये बात याद रखना है। ग्रास नली जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी दोस्तों, लगभग 25 सेंटीमीटर। ये प्रस्तुत का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर मैं लिखना जा रहा हूं लंबी। दोस्तों जो ग्रास नली होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली का जो मैंने आपको बताया कि इस ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है। जैसे दोस्तों आप भोजन को ग्रहण करते हो, भोजन आपने मुख में रखा, दांतों का काम था दांतों ने किया, जीभ का काम था जीभ ने कर दिया, और जो लार का काम था वो लार ने कर दिया। अब आपका भोजन जो जाता है वो ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली क्या करती है साथियों, भोजन को बुलाती है और ये कहती है चलो अब मैं अब तुमको ले जाऊंगी अमाशय तक। कहाँ ले जाती है भोजन को, अमाशय तक। लेकिन इतने बीच में हमारे भोजन के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है। वो क्या छेड़छाड़ होती है वो देखिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ग्रास नली होती है इसमें दोस्तों क्या होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। क्या, श्लेष्मा ग्रंथियां। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं और ये श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसदार यानी लसीला बना देती हैं। कैसा बना देती हैं, लसीला बना देती हैं। और दोस्तों ग्रास नली जो है वो एक संक्रिय पेशी होती है। क्या, ग्रास नली एक संक्रिय पेशी होती है। क्या, संक्रिय पेशी होती है। क्या होती है, संक्रिय पेशी। एक बार मैं दोस्तों पुनः ग्रास नली को रिवीजन करा दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं। और दोस्तों इसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में लिखनी है, पहले मुख के बारे में, फिर ग्रास नली के बारे में, फिर छोटे हाथ के बारे में, बड़े हाथ के बारे में। देन आपका जो पाचन तंत्र होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ग्रास नली। साथियों जो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को कहां पहुंचाना, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। क्या करता है, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये किसका कार्य, ग्रास नली का कार्य क्या है, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, आपने देखा कि ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक प्रकार की संक्रिय पेशी। और ग्रास नली में दोस्तों श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को लसीलादार बनाती हैं। क्या बनाती है, लसीलादार। यानी दोस्तों अब आपका भोजन ग्रास नली से इसका जो कहां निकला था, आपका भोजन कहां पर पहुंच गया, अमाशय में। कहां पर पहुंच गया, अमाशय में। और यहाँ पर कुछ अच्छी तरीके से थोड़ा भोजन हमारा पचेगा, क्या क्या पचेगा वो देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अमाशय। अब देखिए अमाशय की क्या भूमिका रहती है वो देखिए। अमाशय की क्या भूमिका रहती है वो देखिए। अब आप सीखने जा रहे हो अपना अमाशय। देखिए नंबर 3 आपका पार्ट आ जाता है यहाँ पर दोस्तों, अमाशय। अब देखिए अमाशय, अमाशय दोस्तों जो आपका अमाशय है इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में क्या होती है
दोस्तों जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से आप सीख लोगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों बुक में इस प्रकार से देते हैं, समझ में नहीं आता, पढ़ोगे तो आप पता नहीं क्या करोगे। आपको बस मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप उस तरीके से समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए अब अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियां। अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां। अमाशय में होती है जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि दोस्तों जठर रस को बनाती है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं दोस्तों उस चीज को लिखना है आपको, जठर रस को बनाती है। मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया भाई साहब, अब आपका जो भोजन है, अब आपका भोजन है कहां पर आ चुका है साथियों, आपका भोजन अमाशय में आ चुका है। कहां पर आ चुका है, अमाशय में। जब आपका भोजन अमाशय में आ जाता है, तो मैंने अभी तो सिर्फ अमाशय के बारे में बता रहा हूं। अमाशय क्या है दोस्तों, उसे देखते हैं। आपका जो मैंने अमाशय में बताया कि जो अमाशय है वो दोस्तों आप में जठर ग्रंथियां होती है। अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है। अब जब अमाशय में जठर ग्रंथि है तो जठर ग्रंथि जठर रस को बनाती है। क्या बनाती है, जठर रस को। अब दोस्तों ये जठर रस क्या करता है, 3 एंजाइम को बना देता है। ये भी शांत नहीं बैठता है, ये क्या करता है, 3 एंजाइम बना देता है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, हमारे शरीर में देख रहे हो आप किस किस प्रकार से अपना अपना एक एक मशीन के अंदर मशीन वर्क कर रही है। जैसे अमाशय एक मशीन है, फिर उसकी उप मशीन, उसकी भी उप मशीन की 3 उप मशीन। मतलब समझने के लिए आप किसी भी चीज को लैंग्वेज दो पर आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पास जठर ग्रंथि है जो कि जठर रस को बना रही है। किसको बना रही है, जठर रस। अब जठर रस दोस्तों 3, जठर रस में 3 जठर रस क्या करते हैं, 3 एंजाइम बनाते हैं। पहले का नाम होता है पिप्सिन। पहले का नाम क्या है दोस्तों, पिप्सिन। पहले का नाम है पिप्सिन। दूसरे का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं इसे HCl लिखे दे रहा हूं, ओके, मैं इसे HCl लिखे दे रहा हूं। तीसरे का नाम है श्लेष्मा। तीसरे का नाम क्या है, श्लेष्मा। तीसरे का नाम है श्लेष्मा। तीसरे का नाम है श्लेष्मा। आपने क्या देखा कि अमाशय जठर ग्रंथि बना रही है, जठर ग्रंथि जठर रस को बना रही है, और दोस्तों ये 3 एंजाइम बना रहा है, पिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पिप्सिन का दोस्तों कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। पिप्सिन का कार्य क्या है, पिप्सिन का कार्य है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करना। पिप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। अब दोस्तों ये प्रोटीन का, अब पेप्सिन का कार्य क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। लेकिन साथियों ये प्रोटीन पाचन तब करता है जब इसे माहौल अम्लीय मिले, वातावरण कैसा मिले, अम्लीय। मतलब दोस्तों ये कहता है कि अगर मुझसे प्रोटीन का पाचन करवाना है तो मुझे माहौल अम्लीय दोगे। क्या दोगे, मुझे माहौल दोगे, वो अम्लीय दोगे। अब दोस्तों अगर इसे प्रोटीन का पाचन कराना है तो हम लोग इसे कौन सा माहौल देंगे, अम्लीय। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों आपने अम्लीय माहौल देने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और पी लिया, लो भोजन को मिल गया अम्लीय माहौल, तो ऐसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो दोस्तों आखिर जो ये कहता है कि मैं प्रोटीन का पाचन करूंगा, कौन, पेप्सिन, तो दोस्तों इसके लिए अम्लीय वातावरण होना चाहिए। कौन सा वातावरण होना चाहिए, अम्लीय वातावरण। अब दोस्तों कोई चीज होने से थोड़ी ना हो जाती है, उस चीज का होना, उस चीज को कोई लाना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है, जो प्रोटीन का पाचन अम्लीय वातावरण में करता है पेप्सिन, तो दोस्तों इस HCl जो एंजाइम होता है ये क्या करता है दोस्तों, मतलब अमाशय को अम्लीय वातावरण प्रदान करता है, यानी ये अम्लीय वातावरण देता है। आप ये समझ लीजिए, ये अम्लीय वातावरण देता है। ये क्या करता है दोस्तों, अम्लीय वातावरण देता है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है दोस्तों, अम्लीय वातावरण देना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, अम्लीय वातावरण को देना। अब दोस्तों जब इसे अम्लीय वातावरण मिल जाता है तो क्या, अब देखते हैं हमारे श्लेष्मा का कार्य क्या है दोस्तों। इन सब अम्लों से हमारी आंत को कोई दिक्कत ना हो तो श्लेष्मा क्या करता है, आंत की, क्या दोस्तों, अमाशय की आंतरिक स्तर से रक्षा प्रदान करता है। आंतरिक स्तर से रक्षा, यानी बॉडीगार्ड समझ सकते हो, सुरक्षा करता है, सेफ्टी करता है। क्या करता है, रक्षा, सुरक्षा जो आप कह सकते हो करता है, यानी क्या करता है दोस्तों, रक्षा करता है हमारी आंत की श्लेष्मा। आपने, अब दोस्तों मैं अच्छे से और बिल्कुल स्लो बता रहा हूं क्या, कि दोस्तों अमाशय थी, अमाशय में जठर ग्रंथि थी, जठर रस जो कि जठर रस को बनाती है। ये जठर रस 3 एंजाइम को बनाता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना, अगर माहौल होना चाहिए अम्लीय है। और दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है प्रोटीन, मतलब कि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो कार्य है
वाक्य है वो ये है कि इसको अम्लीय वातावरण देना, किसको, पेप्सिन को। देन उसके बाद आप देखते हो श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय की आंतरिक स्तर से सुरक्षा प्रदान करता है। आई होप आपको ये जो अमाशय वाला सिस्टम था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब आपका अमाशय के बाद भोजन आ गया छोटी आंत में। अब आपका भोजन कहां पर आ गया, छोटी आंत में। जितना अमाशय में पचना था उतना पच चुका है। अब आपका भोजन कहां पर आ गया, छोटी आंत में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भोजन पाचन की क्रिया आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और अब आप पढ़ने जा रहे हो छोटी आंत। तो दोस्तों आई होप आपने इसमें स्क्रीनशॉट लिया होगा, या आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जिससे आप दोस्तों तुरंत रिवीजन कर सको। जब आप रिवीजन कर लोगे तो दोस्तों इसको बना के आराम से लिख लोगे। बस आपको इसी तरीके से ये जो मैंने जिस तरीके से चित्र बनाया, सॉरी चित्र इन द सेंस मैंने जिस तरीके से ये जो कारीगरी की है, यानी दोस्तों जो फ्लो में बताया है उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, तो आपको आसान रहेगा रिवीजन करने में। अब दोस्तों आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। अब देखिए, अब दोस्तों जो मेन कार्य रहेगा हमारा वो छोटी आंत का। मैंने आपको बताया हमारा पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक पाचन क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है। कहां होता है साथियों, छोटी आंत में होता है। कहां होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। अब आप देखने जा रहे हो छोटी आंत। दोस्तों आपकी जो छोटी आंत है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी ये छोटी आंत होती है वो साथियों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जो आपकी छोटी आंत है वो 3 प्रकार की होती है, यूडियम, जिजुनम, जिजुनम और इलियम। यूडियम, जिजुनम और इलियम। ये क्या बता रहे हो, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको नाम भी ध्यान नहीं देना है। पहले मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए। मैंने आपको बताया जो आपकी छोटी आंत है वो 3 प्रकार की है। एक होता है यूडियम, यूडियम, थोड़ा दोस्तों लेखन में अगर मिस्टेक हो तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन 3 प्रकार होते हैं, यूडियम, जिजुनम, जिजुनम, यूडियम, जिजुनम और तीसरा होता है इलियम। अब दोस्तों ये नाम ही आपको अलग से अलग लग रहे होंगे, क्या करें, हमारी मशीनों के नाम है, वैज्ञानिकों ने दिए हैं। अब क्या है दोस्तों, अब दोस्तों आप जिजुनम और इलियम के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। आपके पाचन में जो मेन भूमिका रखी है वो यूडियम वाले पार्ट की होती है। अब दोस्तों ये आपका यूडियम पार्ट है, ये क्या होता है, ये 2 प्रकार के, इसमें 2 चीजें होती हैं। यूडियम प्रकार में 2 चीजें होती हैं, 2 ग्रंथियां होती हैं, ये समझ लीजिए। यूडियम में 2 ग्रंथियां होती हैं। यूडियम में क्या होती है, 2 ग्रंथियां होती हैं। यूडियम में क्या होती है दोस्तों, 2 ग्रंथियां होती हैं। यूडियम में क्या है, 2 ग्रंथियां हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यूडियम वाला जो पार्ट है उसमें दोस्तों आपकी 2 ग्रंथियां हैं। एक है यकृत ग्रंथि, एक क्या होती है, यकृत ग्रंथि, एक है यकृत ग्रंथि और एक है अग्न्याशय ग्रंथि। एक है दोस्तों यकृत ग्रंथि, एक है अग्न्याशय ग्रंथि। एक है यकृत ग्रंथि और दूसरी है दोस्तों आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि। अब दोस्तों अब देखिए, अब जो आपका पार्ट है कि यकृत ग्रंथि और अग्न्याशय, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे दोस्तों, इन सब चीजों को देख के साइड में किया जाए, क्योंकि अब दोस्तों अब आप पढ़ने जा रहे हो यकृत के बारे में। किसके बारे में, यकृत के बारे में। उसके बाद आप पढ़ोगे अग्न्याशय के बारे में, यकृत ग्रंथि। अब दोस्तों यकृत ग्रंथि क्या करती है वो देखते हैं। यकृत ग्रंथि, अब दोस्तों आप समझिए, मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ग्रंथि होती है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ही है सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, अब देखिए यकृत क्या करता है वो देखते हैं। यकृत दोस्तों जो करता है, यकृत का कार्य होता है पित्त रस को बनाना। यकृत ग्रंथि का जो कार्य है वो दोस्तों ये क्या करती है, पित्त रस को बनाती है। देखिए यकृत ग्रंथि क्या करती है दोस्तों, पित्त रस को बनाती है। किसको, पित्त रस को बनाती है। देखिए यकृत ग्रंथि क्या करती है साथियों, पित्त रस को बनाती है। यकृत ग्रंथि क्या करती है, पित्त रस को बनाती है। ओके, अब दोस्तों ये पित्त रस क्या करते हैं, ये शांत थोड़ी बैठते हैं, ये दोस्तों पित्त लवण बना देते हैं। ये क्या बनाते हैं, पित्त लवण, सॉरी मैं ठीक से लिखता हूं, ये क्या बनाते हैं दोस्तों, पित्त लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पित्त लवण। आपने दोस्तों देखा कि आपके पास एक यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि कर रहा है, पित्त रस को बना रहा है। मानव पाचन की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, वो क्या कर रही है, पित्त रस को बना रही है। ठीक है,
अब ये पित्त रस क्या कर रहा है दोस्तों, पित्त लवण को बना रहा है। पित्त रस क्या कर रहा है, पित्त लवण को बना रहा है। पित्त रस क्या कर रहा है, पित्त लवण को बना रहा है। पित्त रस क्या कर रहा है, पित्त लवण को बना रहा है। अब दोस्तों ये पित्त लवण भी शांत नहीं बैठते, इनका कार्य होता है जैसे ये मान लीजिए वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं, इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना यानी एमल्सीकरण करना। ये दोस्तों क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं, ये क्या दोस्तों आपकी वसा है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ रहा है। कौन, पित्त लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ रहा है आपका पित्त लवण। ये बात आप ध्यान रखना। यकृत ग्रंथि थी जो कि पित्त रस को बना रही थी, पित्त रस पित्त लवण को बना रहे थे। और दोस्तों इस पित्त लवण का कार्य क्या है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, ये आपके पित्त लवण का कार्य है। किसका कार्य है, पित्त लवण का कार्य। अब दोस्तों इस क्रिया को, ये जो छोटी छोटी क्रिया, छोटी छोटी वसाओं की गोलिकाएं टूट जाती हैं, इन सबको क्या कहते हैं, एमल्सीकृत वसा। इन सबको क्या कहते हैं, एमल्सीकृत वसा। क्या कहते हैं, एमल्सीकृत वसा। इन सबको क्या कहते हैं दोस्तों, एमल्सीकृत वसा। इन सबको क्या कहते हैं, एमल्सीकृत वसा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या साथियों, आप जो बहुत अच्छे से सीख रहे हो कि आपका जो पित्त लवण है ये क्या कर रहा है दोस्तों, पित्त लवण क्या कर रहा है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को क्या कर रहा है दोस्तों, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ रहा है। इसी को आप क्या कह रहे हो, एमल्सीकरण, एमल्सीकृत वसा। क्या, एमल्सीकृत वसा, इसे एमल्सीकरण कहते हैं, इसे तोड़ना। ठीक है, जब आप ये सब चीज सीख लेते हो, अब आपकी बात आती है दोस्तों जो मेन है अगन्याशय। किसकी, अगन्याशय की, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो देखते हैं। अब दोस्तों अगन्याशय क्या है, देखिए। अब देखिए, अब आप देखोगे साथियों क्या कि दोस्तों अब आप देखने वाले हो कि अगन्याशय, अगन्याशय का कार्य क्या है। क्या दोस्तों, अगन्याशय देखिए। अब दोस्तों जब आप अगन्याशय को देखते हो, ये क्या है दोस्तों, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है दोस्तों, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो दोस्तों हार्मोन भी बनाती हैं और क्या करती हैं दोस्तों, हार्मोन भी बनाएंगी, एंजाइम भी बनाएंगी। ये कौन सी ग्रंथियां होती हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है यानी दोस्तों एक होती है इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी, एक होगी बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होगी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, मैं आपको देखना यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो अगन्याशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि दो चीजों से मिलकर बनी है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जितनी भी दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनका कार्य होता है हार्मोन को बनाना। किसका, हार्मोन को बनाना। किसको बनाना दोस्तों, हार्मोन को बनाना। देखिए मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी भी दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनका कार्य होता है हार्मोन को बनाना। अब कौन सा हार्मोन बनेगा हमारी अगन्याशय ग्रंथि में, देखिए। अब दोस्तों इनका कार्य क्या होता है, हार्मोन का। और जो हमारे पाचन में जो हार्मोन बनता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। क्या दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन। अब दोस्तों अगर आपको इंसुलिन हार्मोन की कमी है, क्या है, कमी, तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो हमें रोग होता है वो डायबिटीज यानी शुगर का रोग होता है। कौन सा, शुगर। शुगर रोग हमें किसके होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। आपने देखा आपके पास जो कि अगन्याशय ग्रंथि थी, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि थी, उसमें दो प्रकार आप पढ़ रहे हो, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। आपने देखा कि आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथि तो है, तो वो उसका कार्य है हार्मोन को बनाना, और जो वो दोस्तों हार्मोन बना रही है वो इंसुलिन हार्मोन को बना रही है। कौन से हार्मोन को बना रही है, इंसुलिन। जब आपका ये इंसुलिन हार्मोन बनता है, अगर इसकी कमी होती है तो हमें शुगर रोग होता है। अब दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य होता है एंजाइम को बनाना। किसको, एंजाइम को बनाना, एंजाइम को बनाना। अब दोस्तों ये तीन प्रकार के एंजाइम को बनाता है। ये क्या करता है दोस्तों, तीन प्रकार के एंजाइम को बनाता है। एक होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पहला एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, एमाइलेज, पहला एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। दूसरा एंजाइम होता है दोस्तों ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम क्या होता है, ट्रिप्सिन। और तीसरा होता है लाइपेज, लाइपेज। तीसरा क्या है दोस्तों, लाइपेज। तीसरा क्या होता है, लाइपेज एंजाइम। अब दोस्तों आपके शरीर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों आपका जो एमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। किसका पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ये किसका पाचन करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, ये किसका पाचन करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है दोस्तों? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है? एमाइलेज जो एंजाइम है आपका, वो क्या कर रहा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। और जो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, क्या ट्रिप्सिन एंजाइम वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। अब जैसे ही मैंने कहा दोस्तों, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप कहोगे ये क्या है? आपने अभी बताया था जो पेप्सिन एंजाइम था वो भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था, तो मैंने आपको एक चीज और भी तो बताई थी। जो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर रहा था उसे क्या चाहिए थे? अम्लीय वातावरण। और जो दोस्तों आपका ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, इसे किसी भी प्रकार की कोई माहौल की आवश्यकता नहीं है। ये मत करो, इसे किसी भी प्रकार की कोई भी माहौल की आवश्यकता नहीं है। जब आप देख लेते हो कि जो आपका ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन का पाचन कर रहा है, किसका? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन। यानी अब दोस्तों इसे किसी भी अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों प्रोटीन का पाचन करेगा, मतलब करेगा, चाहे माहौल कैसा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे कोई भी किसकी जरूरत नहीं है? अम्लीय वातावरण की। अब देखते हैं लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या है वो दोस्तों? बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य है, यहाँ पर लिख देता हूं। लाइपेज का कार्य क्या? देखिए लाइपेज का कार्य मैं कहां पर लिखूं दोस्तों? यहाँ पर लिख देता हूं लाइपेज। अभी दोस्तों आप देख रहे थे जो आपकी यकृत थी, यकृत क्या कर रहा था? जठर रस को बना रहा था। यकृत क्या कर रहा था? यकृत क्या कर रहा था बताइए ना? यकृत क्या कर रहा था? जब आपने देखा था साथियों, आपको खुद बताना होगा, जब आपने देखा कि जो आपकी पित्त रस था, पित्त रस क्या कर रहा था? पित्त लवण को बना रहा था। किसको बना रहा था? पित्त लवण को। जब आप देखते हो पित्त रस पित्त लवण को बना रहा था, और ये पित्त लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलकाओं को छोटी छोटी गोलकाओं में तोड़ रहे थे, जिसे हम इमल्सीकृत वसा कह रहे थे। अब इस इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है? तो दोस्तों इसी इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है हमारा लाइपेज एंजाइम। तो ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, इमल्सीकृत वसा का जो पाचन करता है वो आपका कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। अब दोस्तों क्या होता है? अब जैसे जल के अवशोषण के द्वारा जो भी आपका भोजन बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, वहां पर थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, बड़ी आंत जल के जो अवशोषण होता है वहां से, और बड़ी आंत के बाद आपका क्या होता है? भोजन गुदा द्वार में चला जाता है। जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं आपके शरीर से वो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉपिक, मानव पाचन तंत्र। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है दोस्तों? आपको मार्क्स मिलेंगे कंप्लीट, बस आप एक चित्र बनाना सीख जाना, जिससे दोस्तों आपका काम हो जाएगा। और इसी तरीके से जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो अगर आप लिख के आते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने आज का टारगेट अपना कंप्लीट किया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।